Hello students, this is your science teacher Aarti Mishra and now we are going to study the third chapter, energy. This is your third chapter of your physics and we have to study about energy. The first question arises in our mind that what is energy? So what is energy बेटा? एनर्जी क्या होता है कि अगर हम कोई भी वर्क करते हैं क्यों कर पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी. अगर हम वॉक भी कर रहे हैं तो हम क्या है बिना एनर्जी के थोड़ी कर पाएंगे. सो नथिंग इज एनर्जी, जस्ट एबिलिटी टू डू वॉक इज नोन एज एनर्जी. सो इसी चीज़ को पूरी ब्रीफिंग से समझने के लिए हम सबसे स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में फोर्स के बारे में पढ़ा कि जब भी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर हमें मूव करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स अप्लाई करेंगे. सो व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी. जब भी हम किसी भी बॉडी पे उसको मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर वो मूव होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी. इट मीन्स कोई भी वर्क हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स अप्लाइंग ऑन द बॉडी. बट इफ द बॉडी डज नॉट मूव ऑन अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, अगर हमने उस पर फोर्स लगाया है एंड इट इज नॉट येट मूविंग, सो दैट इज नॉट काउंटेड एज वर्क. बिकॉज जो साइंस की लैंग्वेज में हम वर्क किसे कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन से मूव कर रहा है. जस्ट लाइक दिस इज अ पेन एंड इट इज स्टेशनरी. जब हम इस स्टेशनरी व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड इट मूव्स फ्रॉम देयर टू देयर, हेयर टू देयर ना इसने अपनी प्लेस चेंज की ना, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये वर्क डन हुआ. सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया. वर्क डन को अगर हमें काउंट करना है, मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन दोनों का प्रोडक्ट. फोर्स अप्लाई करने पर अगर वो ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस से मूव नहीं हुआ है तो इसका मतलब इट इज नॉट काउंटेड एज वर्क डन. इफ इट इज मूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस दैट इट इज नोन एज वर्क डन. इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन. ये हमने पहले भी पढ़ा है. उसका सिंबल क्या है, कैपिटल एन. एंड ऐसा यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस इज मीटर. डिस्टेंस की क्या है, मीटर. तो हम वर्ड्स में किस तरीके से लिख सकते हैं, वर्क की एनर्जी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल. तो वर्क की ऐसा यूनिट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 जूल. और फोर्स की जगह पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मीटर. So 1 joule of a work is said to be done when a force of 1 Newton moves a body by a distance of 1 meter in the direction of force. If we apply some force on the body and that force is 1 Newton and the distance between the two objects is 1 meter, then it is said to be the work done. तो अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 मीटर डिस्टेंस था, तो एनर्जी कितनी हो गई, वर्क डन कितना हो गया, 1 जूल. तो वेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इट्स एनर्जी इंक्रीजेस. वर्क डन होगा, अगर वर्क डन हो रहा है किसी बॉडी पे तो इट्स एनर्जी इंक्रीजेस. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. या हो सकता है कि वर्क डन जिसपे हो रहा है वो उस बॉडी ने जो वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड, उसको हमने स्टोर कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हमने उस वर्क डन को स्टोर कर लिया है. बट इफ द वर्क डन बाय द बॉडी इट्स एनर्जी डिक्रीजेज. अगर उस जो है उस जो वर्क डन है उस बॉडी पे लगाया गया है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, किसी बॉडी के थ्रू अगर वर्क डन किया गया है तो वो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. इन अदर वर्ड्स एनर्जी इज स्पेंट व्हेन अ बॉडी डज वर्क. मैंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे कहा था कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, हम उसी को 1 by 1 लाइन से अंडरस्टैंड करें ये किस तरीके से ये करेक्ट है. तो हम कह सकते हैं ना कि एनर्जी इज स्पेंट व्हेन अ बॉडी डज वर्क. जब एनर्जी तभी उस पर यूज हो रही है जब कोई वर्क हो रहा है. एग्जाम्पल, व्हेन अ गर्ल राइड्स अ बाइसाइकिल टू अ डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे वो चलाती है साइकिल, तो शी स्पेंड्स एनर्जी इन डूइंग वर्क. तो उसने कुछ एनर्जी स्पेंड की इन डूइंग वर्क. शी विल कंटिन्यू टू राइड बाइसाइकिल एंड डू वर्क टिल द possess energy, till she possess energy. जब तक वो चला रही है साइकिल को, she is possessing the energy. Here a picture energy spent in doing work. So we can define as energy, हम क्या कह सकते हैं, energy is the capacity to do work और energy is the ability to do work.
सो वर्क और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. आपको you must have experienced that more you ride on a bicycle और more you run all around the playground. जितना ज़्यादा आप बाइसाइकिल राइड करेंगे, जितना ज़्यादा आप ग्राउंड पे प्ले करेंगे, मोर यू फील टायर्ड, आप उतनी ज़्यादा आपको थकान लगेगी. इसके पीछे क्या रीज़न है कि अलॉट्स ऑफ एनर्जी हैज़ बीन स्पेंड इन डूइंग वर्क बाय यू. आप अपनी बहुत सारी एनर्जी प्ले करने में, बाइसाइकिल को राइड करने में यूज कर ले रहे हैं. सो दस टू डू मोर अमाउंट ऑफ वर्क, आपको ज्यादा काम करने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, ज्यादा जरूरत होगी आपको ज्यादा एनर्जी की है. तो हेंस वी कैन से दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है वर्क और एनर्जी के बीच में. जितना ज्यादा हमें वर्क करना है उतनी ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो सिमिलरली द वर्क डन ऑन अ बॉडी इन चेंजिंग इट्स स्टेट इट्स सेड टू बी एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी. हम सिमिलरली इस लैंग्वेज में कह सकते हैं ना कि जो भी वर्क डन करना है हमें या उसके चेंज इन स्टेट करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सेड टू बी एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी. अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी, उस बॉडी ने जो एनर्जी उसमें लगाई उसकी वजह से उसका स्टेट चेंज हुआ. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट. क्या हुआ? एक बॉडी मूव्ड फ्रॉम अ ग्राउंड टू अ हाइट. वर्क इज डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से उसको छोड़ा गया, नीचे आ गया, तो क्या हुआ? वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. उसमें कौन सा फोर्स लगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एंड द बॉडी एट अ हाइट इज सेड टू पजेस एनर्जी. सिमिलरली इफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट मेड टू अ मूव, उसको क्या होगा? बॉडी इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो उसको हमें मूव करना पड़ेगा. वर्क डन इज ऑन द बॉडी एंड द बॉडी इन motion is said to possess the amount of energy equal to the work done on the body producing motion in it. आपको ये चीज क्लियरिफाई होना चाहिए. इन दोनों जो एग्जाम्पल्स ओवरव्यूज दिए इनसे हमें यही पता लगता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर हम उसको मूव करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी. तो हमें जितना ज्यादा काम करना होगा काम के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि बॉडी को मूव कर, जैसे वो जब कोई ऑब्जेक्ट हमने हाइट ऊपर से छोड़ा तो उसमें कौन बॉडी के अगेंस्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? जितना ज्यादा जो है फोर्स लगाया जा रहा है वर्क के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है. तो वर्क डन ऑफ अ बॉडी, अगर हमें किसी भी करना है तो हमें सबसे पहले क्या होगा? एनर्जी चाहिए. और जितना ज्यादा हमें काम करना है उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होती है. तो यहाँ पे लिखा है ना कि अ मोशन इज सेड टू पजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन. इसका मतलब कह रहा है कि जितनी ज्यादा हमें काम करना है उतनी ही अमाउंट में हमें एनर्जी जो है चाहिए, ताकि हमारा जो वर्क डन है वो हो सके और मोशन हो सके. सो आई होप दैट यू विल क्लियर द कंसेप्ट व्हाई एंड व्हाट इज द एनर्जी एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. ये आपको इससे पता लगा ना कि एनर्जी क्या? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. कोई भी काम हमें करना है तो हम तभी कर सकते हैं तब जब हमारे पास एनर्जी होगी. और अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? तो अगर हमें कोई काम करना है, जितना काम हमें करना है उस लगभग उतनी ही एनर्जी हमें चाहिए. तो एक इक्वल रेशियो वाला रिलेशन है कि अगर कभी वर्क और एनर्जी की कोई बात करें तो वर्क भी जब बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी. एक सिंपली ग्राफ से अगर समझना हो कि अगर वर्क बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगी. अगर हमें ज्यादा काम करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. सो आई होप इट विल बी क्लियर अप टू यू. Thank you for watching video.